आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी की कविता कन्यादान जो कवि ऋतुराज के द्वारा रचित है, इस कविता को हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने कन्यादान के विषय में सुना है। कन्यादान हमारे समाज की एक परंपरा है, रीति है, जिसके अंतर्गत वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को कन्या का दान किया जाता है, अर्थात कन्या को सौंपा जाता है। इसी परंपरा को लेकर के कवि ऋतुराज ने इस कविता की रचना की है। तो आइए हम सबसे पहले कविता को पढ़ने से पहले हम कविता का सारांश जान लेते हैं कि कवि ऋतुराज ने मुख्य रूप से किस बात को बताने का प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। कवि ऋतुराज ने इस कविता के माध्यम से समाज में स्त्रियों के लिए बनाई गई परंपरागत मान्यताओं के प्रति विरोध व्यक्त किया है। कि कवि ऋतुराज जो हैं वो इस कविता में स्त्रियों के लिए जो समाज में मान्यताएं हैं, बहुत सारी मान्यताएं हैं जिसके तहत स्त्रियां जो हैं वो परेशान होते रहती हैं, स्त्रियों का शोषण होता है। तो ऐसी मान्यताओं के प्रति कवि ऋतुराज ने इस कविता के माध्यम से अपना विरोध व्यक्त किया है। जैसे हमारे समाज में, परिवार में ये मान्यता है कि स्त्री जो है खाना जो है वो स्त्री ही बनाएगी, घर के सारे काम स्त्री ही करेगी, जबकि आज जो है ऐसी आवश्यकता हमारे समाज में या घर परिवार में नहीं है। स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला करके वो चल रही हैं। इसलिए ऐसी मान्यताओं के प्रति उन्होंने विरोध व्यक्त किया है, क्योंकि इन्हीं मान्यताओं के तहत समाज में स्त्रियों का शोषण होता है। इस कविता में एक माँ, ये जो हम कविता पढ़ने जा रहे हैं कन्यादान, इसमें एक माँ जो है वो अपनी बेटी को बताती है कि स्त्रियों को सुंदरता के आवरण और भुलावे में बांधकर समाज उसकी कमजोरी का उपहास उड़ाते हुए उपभोग भी करता है। इस कविता में कवि जो है वो बता रहे हैं कि समाज जो है वो स्त्रियों की सुंदरता को, स्त्रियों को उलझा देता है कि तुम बहुत सुंदर हो, और ऐसा कह के उसका क्या करता है, उपहास भी उड़ाता है, और समय आने पर इसी सुंदरता को लेकर के उसका शोषण भी करता है। तो इस शोषण की ओर हम सबका ध्यान जो है वो आकर्षित करने का प्रयास कवि जो है इस कविता के माध्यम से किए हैं। माँ है अपने दीर्घकालिक जीवन, क्योंकि माँ के पास उम्र बड़ा है तो उम्र के साथ साथ उसके पास अनुभव बड़े हैं, अनुभव का खजाना है माँ। तो वो माता जो है वो अपनी पुत्री को कन्यादान के समय अपने अनुभव का लाभ देना चाह रही है और उसको बताना चाह रही है कि उसकी बेटी को नया जीवन में प्रवेश करने में, कि बेटी जो है कन्यादान के तहत वो नए अपने सांसारिक जीवन में वो प्रवेश कर रही है, तो उसको किस प्रकार की समस्याओं का सामना उसको समाज में करना पड़ेगा, और इस समस्याओं के सामना करने के लिए उसको दृढ़तापूर्वक अपने व्यवहार में दृढ़ता लानी है और कोमलता को त्याग करके, समय पड़ने पर वो कोमल भी रहेगी, लेकिन उसकी कोमलता को देख करके जहाँ पर उसका शोषण हो रहा है तो उस शोषण के खिलाफ वो दृढ़तापूर्वक आवाज़ भी उठा सके। इस प्रकार से संदेश जो कवि ऋतुराज जी इस कन्यादान कविता के माध्यम से हम सभी को दे रहे हैं। आइए इस कविता को पढ़ने से पहले हम कवि ऋतुराज जी के जीवन से परिचित होंगे, उनका जीवन परिचय हम जानते हैं। ऋतुराज जी का जन्म सन 1940 में भरतपुर में हुआ था। राजस्थान विश्वविद्यालय से उन्होंने अंग्रेजी में एमए किया। ऋतुराज जी की 8 रचनाएं जो हैं वो प्रकाशित हैं और बहुत प्रसिद्ध हैं। तो हम देखते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं को, कि प्रमुख रचनाएं हैं एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत और लीलार मुखारविंद इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें सोमदत्त परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कार से उन्हें हिंदी साहित्य जगत की ओर से सम्मानित किया गया। मुख्य धाराओं से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपने लेखन का मुख्य विषय बनाया है। मुख्य हाशिए से हट करके, मुख्य धाराओं से अलग समाज के हाशिए के लोगों की चिंताओं को ऋतुराज ने अपनी लेखन का मुख्य विषय बनाया है। अर्थात उन्होंने जन सामान्य
को लेकर के काव्य रचना का सृजन किया है। जो कवि वो मुख्य धारा में जुड़कर ही रचना जैसे लिखते हैं, कुछ कवियों का मुख्य जो अच्छी बातों को लेकर लिखते हैं, लेकिन ये जो कवि हैं ऋतुराज, इन्होंने समाज के हाशिए के लोगों की चिंता की, छोटे लोगों की चिंता की, समाज की छोटी छोटी बातों की उन्होंने चिंता की और इन्हीं को उन्होंने अपनी लेखन का मुख्य विषय बनाया। इसके अंतर्गत जैसे हम अभी कन्यादान कविता पढ़ने जा रहे हैं, है ना, तो ये भी समाज का एक चिंतनीय विषय है। उनकी कविताओं में दैनिक अनुभवों की यथार्थ हैं। आपने अपनी कविता में यथार्थ बात को ही लिखा है, काल्पनिक बात इनकी कविताओं में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। समाज में जो घटित घटना है उसको इन्होंने यथार्थ रूप में ही अपने काव्य में स्थान दिया है और वे अपने आसपास रोजमर्रा में घटित होने वाले सामाजिक शोषण और विडंबनाओं पर निगाह डालते हैं। अपने आसपास कवि देखते हैं कि किस प्रकार से लोगों का सामाजिक शोषण हो रहा है और लोग जो हैं शोषित होकर के परेशान हो रहे हैं, तो ऐसे शोषण को उन्होंने अपने कविता में स्थान दिया है। यही कारण है कि उनकी भाषा परिवेश और लोक जीवन से जुड़ी हुई है। ये ऋतुराज कवि की भाषा जो है वो परिवेश से जुड़ी हुई है और लोक जीवन से जुड़ी हुई है, अर्थात इनकी भाषा जो है सीधी साधी भाषा, जन सामान्य की भाषा, सरस और सरल भाषा का प्रयोग करके उन्होंने अपनी काव्य रचना का सृजन किया है। तो आइए हम अब पढ़ते हैं ऋतुराज कवि की कविता कन्यादान। आइए देखते हैं कविता की पंक्तियां। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली थी, सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो ये रही कविता की पंक्तियां और इस संवेदनशील मन को छूने वाली कविता जो कन्यादान, इस पाठ में आए कुछ कठिन शब्द हैं जिनका पहले हम कविता का व्याख्या समझने से पहले, भावार्थ समझने से पहले हम कठिन शब्दों का अर्थ देख लेते हैं ताकि कविता जो है वो हमको समझने में आसानी हो। तो इस कविता में आए हुए कठिन शब्द हैं कन्यादान। कन्यादान, कन्या का दान, जो विवाह के समय वधू पक्ष के द्वारा वर पक्ष को दिया जाता है। प्रामाणिक, प्रामाणिक कहते हैं प्रमाण पर आधारित, जिसके लिए कोई प्रमाण हो, स्पष्ट प्रमाण हो, उसको कहते हैं प्रामाणिक। आभास, आभास लगना, आभास होना मतलब महसूस होना। लयबद्ध, लयबद्ध कहते हैं लय में बंधी हुई। शाब्दिक, शाब्दिक आया है कठिन शब्द, तो शाब्दिक का अर्थ होता है शब्द से संबंधित। रीझना, रीझना यानी होता है मोहित होना, प्रसन्न होना। ठीक है, तो बच्चों इस कविता के रचयिता हैं कवि ऋतुराज जी। कविता का नाम है कन्यादान, है ना। तो ये कन्यादान कविता के रचयिता कवि ऋतुराज जी हैं। इन्होंने अपनी कविता में ये बताया है कि विवाह के समय, कन्यादान के समय माँ को कितना दुख हो रहा है अपनी बेटी को सौंपते हुए। क्यों? क्योंकि वही उसकी अंतिम पूंजी है, बेटी ही उसकी अंतिम पूंजी अर्थात उसकी जो जमा पूंजी है, उसके जीवन की सबसे अच्छी पूंजी वही है जिसको आज वो क्या कर रही है, कन्यादान कर रही है। और अब उसका अधिकार जो है लड़की पर से समाप्त होने जा रहा है। तो कवि जो है वो किस प्रकार से बता रहे हैं, आइए देखते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। यहाँ पर कवि जो है बता रहे हैं कि माँ कन्यादान कर रही है और कन्यादान के समय उसको कितना दुख हो रहा है। लड़की को दान में देते वक्त माँ को कितना दुख हो रहा है। उसका दुख कैसा है?
प्रामाणिक है अर्थात जिसका प्रमाण है और अलग से प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम सब भी समाज में रहते हैं, आप लोग के घर में भी कभी बहन की शादी हुई हो, बुआ की शादी हुई हो, घर परिवार में बहुत सारे बच्चे रहते हैं, उनकी शादी हुई हो, तो आपको पता है कि शादी के समय कितना दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि जिसके साथ हम खेले खाए पले बढ़े, अब वो जो है वो ससुराल में चली जाएगी, उसके बाद उसके ऊपर हमारा कोई नियंत्रण भी नहीं रहेगा और हमारी मुलाकात भी हमारी मर्जी से उसके साथ हमारी मुलाकात नहीं हो पाएगी। इसलिए माँ जो है उसको बहुत दुख हो रहा है। क्यों दुख हो रहा है? क्योंकि वो अपनी बेटी का अब कन्यादान कर दे रही है, और कन्यादान कर रही है तो उसके दुख को किसी प्रकार की प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं है। उसका दुख प्रमाणित है, हर कोई जो है उस दुख को महसूस कर सकता है, महसूस कर रहा है। तो और ये जो बेटी जो है उसकी क्या है? अंतिम पूंजी है, जमा पूंजी है, क्योंकि बचपन से ही उसको, छोटेपन से ही, जन्म से लेकर के अभी तक पाल पोस करके माँ जो है उसको बड़ा की है। माँ के सुख दुख की सहभागी रही है वो बेटी, अपने हर सुख को दुख को माँ जो है उसको बताती थी। और आज वो लड़की जो है अब अपने ससुराल जा रही है, तो अब लड़की के ऊपर माँ का फिर अधिकार नहीं रह जाएगा, और माँ जो है अपना सुख दुख जो है वो अब उससे बांट भी नहीं पाएगी। तो आज माँ को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, उसका दुख जो है वो प्रामाणिक है। आगे की पंक्तियाँ देखते हैं। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। माता जो है उसको इसी बात की चिंता है कि मेरी बेटी जो है वो कैसी है, अभी प्रौढ़ नहीं है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, प्रौढ़ नहीं थी, उसके दिमाग जो है वो परिपक्व नहीं थे, बल्कि लड़की कैसी है, बहुत भोली है, दुनियादारी की उसको समझ नहीं है। अभी इतनी भोली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था। लड़की है क्योंकि दुनियादारी की उसको अभी समझ नहीं है। विवाह के बाद जब ससुराल जाएगी वो, तब उसको दुनियादारी की समझ आएगी। अभी उसको सुख, विवाह के बाद की यथार्थता व पुरुष प्रधान समाज की जो बंधन है उसको, उस लड़की को उसका ज्ञान नहीं है। इसलिए माता जो है वो क्या हो रही है, बहुत परेशान हो रही है, दुखी हो रही है, क्योंकि लड़की, उसे दुख बाँचना नहीं आता था, दुख को पढ़ना उसे नहीं आता था, सुख सुख में ही उसका जीवन बीता था। क्योंकि माता जो है, माता पिता क्या करते हैं कि अपने बच्चों को सुखों की छाया में ही रखते हैं और दुख से उसको क्या करते हैं, दूर रखते हैं। जो भी जीवन में दुख आता है उसको अपने ऊपर ले लेते हैं, अपना झेल लेते हैं, लेकिन बच्चे तक उस दुख को पहुँचने नहीं देते। इसी बात की माँ को अभी यहाँ पर चिंता हो रही है कि मेरी बेटी कैसी है, भोली है, सयानी नहीं हुई है, दुनियादारी की उसको समझ नहीं है, विवाह के बाद की यथार्थता का उसको ज्ञान नहीं है कि पुरुष प्रधान समाज में उसका किस प्रकार से ससुराल जाने के बाद शोषण हो सकता है, उस बात का उसको ज्ञान नहीं है। इसलिए माता जो है क्या हो रही है, वो माता को चिंता हो रही है। लेकिन दुख बाँचना नहीं आता, अर्थात वो जो है सुखों से ही वो परिचित है, दुख से अभी वो अनभिज्ञ है, दुख को बाँचने के लिए उसको नहीं आता, अभी उसके में उतनी समझ नहीं है। वैवाहिक जीवन में प्रवेश करते ही उसको जो है क्या हो जाएगी, समझ हो जाएगी। अभी उसको वैवाहिक जीवन की जो सुखों की अस्पष्ट जो कल्पना है, उसी कल्पना में लड़की जो है वो जी रही है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, वह कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। कि जो बेटी जो है वो क्या है कि सुख में छिपे हुए सुख से ही वो सुखी है, और दुख से कैसी है, अनभिज्ञ है। वह तुक व लयबद्ध काव्य पंक्तियों को पढ़ना तो जानती है, तुक व लयबद्ध काव्य पंक्तियों को पढ़ना जानती है, अर्थात अच्छी अच्छी सुख के चीज़ों को ही वो क्या करती है, जानती है। तात्पर्य यह है कि उसे केवल मधुर पक्ष का ही ज्ञान है, जीवन के मधुर पक्ष, सुख के पक्ष का ही ज्ञान है, और काल्पनिक सुखों में ही वो लड़की क्या है, अभी वो जी रही है। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, अर्थात वो जो है सुख की ही का ही प्रकाश है उसके जीवन में, और दुख जो है उसके जीवन से धुंधला है, इसलिए वो दुख से अनभिज्ञ है। तो माता को जो है इसी बात की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है कि मेरी बेटी जो है कन्यादान के पश्चात ससुराल जाएगी, तो ससुराल में किस प्रकार से वो अपना जीवन निर्वाह करेगी। तो बच्चों, अब आइए देखते हैं हम इन पंक्तियों में कवि की भाषा कैसी है। तो कवि ने इन पंक्तियों में, कवि की भाषा जो है वो सरल भाषा है, सहज भाषा है, प्रवाह युक्त भाषा का प्रयोग कवि ने इन पंक्तियों में किया है। लयबद्धता है और मुक्त छंद
का प्रयोग करते हुए इस काव्य रचना का कवि ने सृजन किया है। आगे की पंक्तियां देखते हैं। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तात्पर्य ये है, माँ जो है कन्यादान के समय अपनी बेटी को सीख देते हुए कह रही है कि तुम ससुराल जाकर पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, अर्थात तुम ससुराल जाकर के अपने रूप सौंदर्य पर मुग्ध मत होना, अपने रूप सौंदर्य पर ही मोहित मत होकर के रह जाना। तात्पर्य ये है कि सब तुम्हारी सुंदरता, वहाँ पर ससुराल में तुम्हारी सुंदरता की सभी क्या करेंगे, तारीफ करेंगे, और उस तारीफ के बाद सभी तुम्हारा क्या करेंगे, शोषण करेंगे। तो तुम अपने रूप सौंदर्य पर रीझ करके ही मत रह जाना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माता जो है वो सीख दे रही है, अपनी बेटी कह रही है कि आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए है, रोटियां बनाने के लिए है, जलने के लिए नहीं। जलने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि अपने आप को तकलीफ देना। कई बार हम सुनते हैं कि जो लड़की है ससुराल में जल करके बहुत प्रताड़ित किए उसके ससुराल के लोग, तो लड़की जो है वो जल करके मर गई। तो माँ जो है सीख दे रही है कि जो आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए है, जल कर मरने के लिए नहीं है। तुम अपने आप को शोषित होकर के अपने आप को तकलीफ मत देना, बल्कि अपना कर्तव्य पालन तुम अच्छे से करते रहना, अपने रूप सौंदर्य पर मत रीझना, और क्योंकि यही तुम्हारे शोषण का कारण बनेंगे। आगे माता कह रही है कि वस्त्र और आभूषण सब शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। आगे माँ जो है अपनी बेटी को सीख दे रही है, बहुत दुखी है माँ, और दुखी मन से उसको समझा रही है कि ससुराल जाकर के तुमको कैसे कैसे व्यवहार लोगों से करना है, कि ससुराल जाते ही वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है। कह रही है माता कि ससुराल जाने से तुमको नए नए वस्त्र मिलेंगे, आभूषण मिलेंगे, और तुम उनके उस आभूषण वस्त्र के छलावे में मत आना, क्योंकि यही आभूषण वस्त्र नए नए जो मिलेंगे, तुमको उपहार मिलेंगे, धन दौलत जो मिलेगा, वही तुमको क्या कर देंगे, बंधनों में जकड़ देंगे। और माता जो है सलाह दे रही है कि माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। यहाँ पर तात्पर्य ये है कि तुम लड़की की जैसे, लड़की क्या चीज़ की प्रतीक है, लड़की जो है, लड़की बोलने से हमारे मन में क्या छवि उभर के आती है कि लड़की जो है वो भोली भाली है, सरल है, निश्चल है। तो माता कह रही है कि तुम लड़की तो बनना, लड़की होना, अर्थात मन से भोली रहना, निश्चल रहना, लेकिन शोषित मत होना, प्रताड़ित मत होना, लोक व्यवहार को मत त्यागना। लोक व्यवहार बहुत अच्छे से करना, अपना व्यवहार जो है वो सरल बनाए रखना। और अगर तुम ऐसे ही बहुत ज़्यादा भोली बन के रहोगी तो लोग तुम्हें मूर्ख समझ करके वहाँ पर तुम्हारा शोषण करेंगे। इसलिए लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। मन से तो सरल होना, लेकिन अंतर मन से, तुम अंतर मन से कठोर भी रहना, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर तुमको वहाँ पर कठोर भी बनना पड़ेगा। कोई तुम्हारे भोलेपन का कोई फ़ायदा ना उठाए, तुम्हारी सरलता का कोई फ़ायदा ना उठाए, इसलिए तुम अंदर से कठोर भी रहना कि समय आने पर तुम अपने ऊपर होने वाले शोषण के विरुद्ध खड़े हो सको। तो इस कविता में कवि की जो भाषा है वो सरल, सहज व प्रवाहमयी भाषा का प्रयोग करते हुए कवि ने इस काव्य रचना का सृजन किया है। मुक्त छंद है और लयबद्धता इस कविता की प्रमुख विशेषता है। तो आप सभी को ये पाठ कन्यादान जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अब हम इस पाठ का प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। तो इस पाठ से संबंधित बोर्ड परीक्षा में 1 नंबर का प्रश्न जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के तहत वो भी पूछा जाता है, 2 नंबर का प्रश्न भी पूछा जा सकता है, और दीर्घोत्तरी प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसके तहत 4 ऑप्शन जो दिया रहता है वो प्रश्न हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार से प्रश्न इस पाठ से आ सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, कन्यादान कविता के कवि हैं। तो वहाँ पर 4 कवियों का नाम दिया रहेगा, उसमें से आपको एक कवि का नाम जो है वो चूज करके देना पड़ेगा। तो कन्यादान कविता के कवि ऋतुराज जी हैं, तो ऋतुराज वहाँ पर सही उत्तर होगा। आगे प्रश्न हम देखते हैं, कन्यादान शीर्षक किस विधा से संबंधित पाठ है? कहानी है, एकांकी है, नाटक है या कविता है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा कविता। आगे प्रश्न है, कन्यादान पाठ से शिक्षा मिलती है। दहेज नहीं लेना,
दहेज लेना, आत्मसम्मान की रक्षा या सामाजिक परिवर्तन। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आत्मसम्मान की रक्षा। हमने पढ़ते हुए देखा है कि माता जो है वो हर स्थिति में अपनी बेटी को सीख देती है कि तुमको हर स्थिति में अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी है। तो इस प्रकार से और भी इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है इस पाठ से बनता है, लेकिन मैंने महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो आप लोग को बताया। आगे हम देखते हैं लघुत्तरी प्रश्न। लघुत्तरी प्रश्न के तहत इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस कविता में किसके किसके मध्य संवाद हो रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा, इस कविता में पढ़ते हुए हमने देखा है कि इस कविता में माँ व बेटी के बीच संवाद हो रहा है। आगे का प्रश्न देखते हैं। लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है। तो पढ़ते हुए हमने देखा है, हमने व्याख्या के तहत देखा है कि लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि लड़की ही माँ जो है वो बचपन से ही उसके साथ सुख दुख का अपना जो है वो बांटा करती थी और उसकी अंतिम पूंजी जीवन भर की पूंजी वो लड़की ही थी, इसलिए उसको कन्यादान करने के बाद वो दुखी हो रही है क्योंकि लड़की के ससुराल चले जाने के बाद माता जो है वो एकदम घर में अकेली हो जाएगी और उसको उसके साथ सुख दुख बांटने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। इसलिए लड़की को दान देते वक्त माँ को अंतिम पूंजी देने जैसा दुख हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। पानी में झांककर कभी अपने चेहरे पर मत रीझना, इस पंक्ति के माध्यम से माँ बेटी को क्या सीख देना चाह रही है। तो इसका सही उत्तर होगा कि माँ बेटी को सीख देती है कि तुम ससुराल जा करके अपनी रूप सौंदर्य पर ही मुग्ध मत होना, प्रशंसा पा करके ही मुग्ध होकर के मत रह जाना, क्योंकि यही तुम्हारे बंधन का कारण होगा। यही इसी प्रशंसा के तहत तुम बंधन में जकड़ती जाओगी और तुमको अपने विरुद्ध हो रहे शोषण का एहसास नहीं हो पाएगा। इसलिए पानी में झांककर कभी अपने रूप सौंदर्य पर मत रीझना, बल्कि अच्छे से व्यवहार वहाँ पर करना। हर कष्ट को झेलते हुए अपना शोषण जो है वो मत करवाना, बल्कि अपने रूप सौंदर्य पर मत रीझना। आगे है कि कविता में माँ के अनुभवों की पीड़ा किन किन पंक्तियों में उभर कर आई है। तो इस कविता पढ़ते हुए हमने देखा कि माँ जो है अपनी पीड़ा को, कौन कौन सी ऐसी पंक्तियां हैं जिसमें माँ जो है अपनी पीड़ा को बता रही है। तो पंक्तियां हैं कि उसे सुख का आभास तो होता था लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। माँ कह रही है कि यहाँ मेरे घर में रहते तक वो सुखों से ही परिचित थी, दुख से वो अनभिज्ञ थी। आगे है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। इसका तात्पर्य क्या है कि पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कि वो इस संसार में मेरे साथ रहते हुए उसको सुख का ही ज्ञान था, दुख के बारे में बिल्कुल वो नहीं जानती थी। आगे है अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए हैं, जलने के लिए नहीं। तो इस प्रकार से बंधन है स्त्री जीवन के। इस प्रकार से बहुत सारी पंक्तियां हैं जिसमें माँ के अनुभवों की पीड़ा इन सब पंक्तियों में झलकती है। आगे प्रश्न हम देखते हैं। लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना में किन आदर्शों को छोड़ने और किन आदर्शों को अपनाने की बात कही है। तो यहाँ पर उत्तर होगा कि इन पंक्तियों में माँ अपनी पुत्री से अपेक्षा करती है कि वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन तो पूरी तरह से करे, लड़की हो लेकिन लड़की होना पर लड़की जैसे दिखाई मत देना। अब ससुराल जाकर के अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी जिम्मेदारी से करना, लेकिन अपना शोषण ना होने देना, क्योंकि अगर वह गुलाम बनकर ना रह जाए, लोक व्यवहार को भी वो समझे और उसके तहत वो अपना आचरण करे। आगे प्रश्न है पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की से कवि का क्या अभिप्राय है। इसका सही उत्तर है कि कवि का इन पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यहाँ पर कवि का तात्पर्य है कि बेटी जो है वो अभी उतनी सयानी नहीं हुई है, उसे विवाह के सुखों की अस्पष्ट जानकारी है, वह काल्पनिक सुखों को ही जानती है, यथार्थ की सच्चाइयों से वो अनभिज्ञ है। इसलिए वो पाठिका है धुंधले प्रकाश की। का तात्पर्य यही है कि जीवन के सुख दुख का ज्ञान, उसको सुख का ही ज्ञान है और दुख का ज्ञान नहीं है। दुख से वो अस्पष्ट है, काल्पनिक सुख को ही वो जानती है और यथार्थ के अनुभवों की उसकी जानकारी उसको नहीं है। आगे का प्रश्न देखते हैं।
दीर्घोत्तरी प्रश्न के अंतर्गत हम देखते हैं प्रश्न कि क्या हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, और होता है तो किस प्रकार से होता है, लिखिए। उत्तर है, बताइए आप लोग कि अभी हमारे समाज में हम आसपास में देखते हैं तो वहाँ महिलाओं के साथ जो है भेदभाव होता है क्या? होता है। अभी भी हम देखते हैं हमारे समाज में, परिवार में, कि महिलाएं जो हैं वो पढ़ लिख करके सेवा करती हैं, नौकरी करने के लिए बाहर भी जाती हैं, लेकिन उनके साथ भेदभाव हो रहा है क्योंकि वो घर के सारे काम करती है, उसके बाद वो बाहर नौकरी करने के लिए जा रही है। रसोई तैयार करना भी महिला का ही काम है, और परिवार में बच्चों की देखभाल करना भी पुरुष इसमें मदद बहुत कम ही करते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से महिला ही अपनी जिम्मेदारी लेकर के ये सब काम को करती है। अर्थात हमारे समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव अभी भी होता है। महिलाओं की इच्छाओं को दबाना पड़ता है। महिला जो है वो अपनी इच्छा को दबा करके ही रहती है। जैसे किसी भी समय उसको कहीं जाना है तो वो नहीं जा सकती, लेकिन वही जो है पुरुष जो है उसको किसी भी समय कहीं भी जाना है तो वो आराम से, वो बिना पूछे किसी को वो जा सकता है, लेकिन महिलाओं को पूछ करके ही या किसी को बता करके ही जाना पड़ता है। और उसके साथ साथ पुरुषों के मन में ये भावना रहती है कि महिला जो है वो ज़्यादा आगे बढ़ जाए तो पुरुष जो है वो पिछड़ करके नहीं रह जाए, ये भी भावना रहती है। इसलिए वो लोग महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए रोकते रहते हैं कि पुरुष सोचता है कि मुझसे ज़्यादा आगे ये ना बढ़े। और है कि महिलाओं के विचारों को, प्रतिभाओं को रोकने का समाज में भरसक प्रयास किया जाता है। महिलाएं जो है वो अपने विचार को स्वतंत्र रूप से समाज के पास जो है वो नहीं रख पाती, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी वो अच्छे से नहीं कर पाती। खासकर विवाह के बाद तो बिल्कुल वो बंधन में जकड़ ही जाती है कि जो भी उसके में प्रतिभा है उसको वो समाज के भय से आगे वो नहीं बढ़ा पाती। इस प्रकार से हमारे समाज में आज भी महिलाओं के साथ भेदभाव देखा जाता है, जिसकी आवश्यकता अभी वर्तमान में नहीं है। लेकिन समाज में बहुत कुछ सुधार हो गया है, लेकिन कुछ सुधार की आवश्यकता अभी भी बनी हुई है। आगे का प्रश्न देखते हैं। विवाह में कन्यादान की परंपरा है, तो क्या ये कन्यादान सही है? इसके कन्यादान नाम सही है? इसके औचित्य पर प्रकाश डालिए। तो ये जो कन्यादान नाम जो है वो सही नहीं है। कन्यादान किसी वस्तु का या किसी चीज का दान होता है। कन्या का दान ये जो है सही नहीं है, क्योंकि इससे कन्या के स्वाभिमान को ठेस, ये जो शब्द है वो कन्या के सम्मान को ठेस पहुंचाती है, उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। क्योंकि कन्या जो है वो बेजान या व्यक्तित्वहीन कोई चीज़ नहीं है, बल्कि वो व्यक्तित्व है, उसमें लड़की में एक प्रतिभा है, क्षमता है, योग्यता है। तो कन्यादान शब्द जो है वो उचित नहीं है, क्योंकि हमारे समाज में दान की बहुत बड़ी महिमा रही है। जो दानी वही है जिसके पास कोई वस्तु है, वो वस्तु को ही वो क्या करता है, दान करता है। तो कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसको दान दिया जाए, और दान वही श्रेष्ठ होता है जो किसी योग्य व्यक्ति को दिया जाए। इसलिए कन्यादान जो है वो शब्द औचित्यपूर्ण नहीं है। एक प्रश्न है कि इस कविता में माँ द्वारा बेटी को सीख दी गई है, वो कितना औचित्यपूर्ण है? इस पर अपने विचार बताइए। तो इस कविता में हमने देखा कि माँ जो है वो अपनी बेटी को सीख दे रही है, वो पूरी तरह से औचित्यपूर्ण है, क्योंकि माँ, उसको बहुत चिंता है कि उसकी बेटी जो है सरल है, सीधी है, भोली है, और वो जो है अपने रूप जाल की सुंदरता, अपने रूप जाल में ही वो फंस करके ना रह जाए, समाज में लोग उसका शोषण करने ना लग जाएं। क्योंकि शोषण करने का तरीका यही है कि लोग उसके रूप सौंदर्य की तारीफ करें, और उसके बाद लड़की जो है उस रूप सौंदर्य, अपनी जो आत्म प्रशंसा सुन करके बहुत ज़्यादा क्या हो जाए, वो मोहित हो जाए और शोषित, उपेक्षित ना हो। तो इस कविता में माँ जो है वो बेटी को जो सीख दी है कि पानी में झांक कर देखना और अपने रूप सौंदर्य पर ही मोहित मत हो जाना। आग जो है वो रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। तो इस प्रकार से जो भी सीख जो इस कविता के माध्यम से दी है वो पूर्ण रूप से औचित्यपूर्ण है। माँ जो है एक बेटी को सिखाती है कि अभी तक तुम सुखों में ही रही हो, दुख की छाया से तुम क्या हो, अनभिज्ञ हो, दुख की जो कल्पना है वो भी तुमने नहीं किया है। तो अब जो अपने वैवाहिक जीवन में जाओगी वहाँ तुमको सुख और दुख दोनों मिलेंगे। सुख और दुख दोनों ही परिस्थिति
परिस्थिति में तुमको सामंजस्य बना करके ही अपना जीवन यापन करना है। लड़की होना, सीधी होना, सरल होना, लेकिन अपने पर शोषण मत होने देना। जहाँ पर ऐसा लगता है कि तुम्हारा शोषण हो रहा है तो वहाँ पर मुखर हो करके अपनी बात जो है वो सबके सामने में रखना और शोषित उपेक्षित वहाँ पर मत होना, बल्कि अपने आत्मसम्मान की रक्षा तुमको हर हाल में करना है। ये सीख जो है माँ दी है, इसलिए ये कथन जो है वो पूर्णतः औचित्यपूर्ण है। तो बच्चों, आप सबको ये जो कविता है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करती हूँ। और जब बोर्ड परीक्षा में इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा तो वहाँ पर आप बहुत अच्छे से उत्तर इसका लिख पाएंगे। इसी आशा के साथ इस पाठ को मैं विराम देती हूँ।